मुल्क की हालिया तारीख की सबसे ताकतवर, बाअसर और मुतनाज़ तरीन शख्सियात में से एक अहम शख्सियत साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद कानून की गिरफ्त में आ गए हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को आज फौज ने अपनी तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जनरल फैज़ हमीद, जिन पर मुल्क की सियासत में उखाड़ पिछाड़ से लेकर अदलिया और दीगर इदारों में असरअंदाज होने के इल्जाम लगते रहे हैं, और उन्हें आज जिस मुकदमे में फौज ने अपनी तहवील में लिया है उसमें दौरान सर्विस एक हाउसिंग सोसाइटी के केस में उन पर लगने वाले जाती इल्जामात के साथ साथ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों का मामला भी शामिल किया गया है। ISPR के बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए फौज ने टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ शिकायत को जांचने के लिए एक तफसीली इंक्वायरी की, जिसके नतीजे में आर्मी एक्ट की शिकों के तहत जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ मुनासिब डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के कई मामला भी साबित हो गए हैं और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है और जनरल फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। अब ये सवाल उठ रहा है कि नवंबर 2022 में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती के बाद और ओहदा संभालने से पहले जनरल फैज़ हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी, तो उसके बाद जनरल फैज़ हमीद कौन सी ऐसी सरगर्मियों में मुलविस रहे जिन्हें फौज खुद कह रही है कि वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी थी। ये तफसीलात भी आपको बताएंगे, मगर पहले आपको बताएं कि हाउसिंग सोसाइटी का मामला आखिर था क्या, जिसमें जनरल फैज़ हमीद को फौज की इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। इस केस में जनरल फैज़ हमीद ने मुबैना तौर पर ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए ओहदे और वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, जिससे फौज का इदारा बदनाम हुआ। मई 2017 में जनरल फैज़ हमीद ने मुल्क की एक कारोबारी शख्सियत की हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करने के लिए उन समेत उनके खानदान को अपनी टीम के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया। रेंजर्स और ISI के एहलकारों को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करके उस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मुइज़ अहमद खान के घर पर छापा लगवाया, उनके घर का साजो सामान लूटा और फिर उनको गैर कानूनी तौर पर अपनी तहवील में रखा। 12 मई 2017 को यह वाकया पेश आया था, जिसे 19 मई 2017 को हमने अपने प्रोग्राम में उठाया था। इस वाक़े से मुतालिक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मुइज़ अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट से गुज़िश्ता बरस यानी वाक़े के 6 साल बाद रुजू किया और अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मैं मुइज़ अहमद खान 2011 से एक हाउसिंग स्कीम का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर और मालिक हूँ। इस हाउसिंग स्कीम के राइट्स हासिल करने के बाद मैंने अलॉटीज़ के लिए उसे तामीर करना शुरू कर दिया, लेकिन मसला उस वक्त खड़ा हो गया जब बगैर किसी वजह के और अचानक जनरल फैज़ हमीद की हिदायत पर पंजाब रेंजर्स ने ISI के साथ मेरे दफातर और घर पर 12 मई 2017 को छापा मारा और जब उन्हें कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने घर में मौजूद वसाइल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें सोना, रकम और हाउसिंग स्कीम की मिल्कियत की असल दस्तावेजात शामिल थीं। और इस छापे का सबसे हैरानकुन पहलू यह था कि मेरी हाउसिंग स्कीम के जो साबका मुलाजमीन थे, जिन्हें माली बदउनवानी की वजह से मैंने कंपनी से निकाल दिया था, वो इस छापे में पंजाब रेंजर्स और ISI के एहलकारों के साथ मौजूद थे और उन्होंने हमसे कहा था कि ये सब कुछ जनरल फैज़ हमीद की हिदायत पर हो रहा है। और इस छापे के दौरान जो साजो सामान चुराया गया उसे मेरे घर के बाहर आपस में तकसीम किया गया और उसे 2 प्राइवेट टोयोटा कोरोला गाड़ियों के अंदर डाला गया, जिसकी तस्दीक CCTV फुटेज से की जा सकती है। दरख्वास्त गुजार मुइज़ अहमद खान के मुताबिक मेरा बेटा, जिसकी उम्र 8 से 9 साल थी, उसके मुंह पर ISI के अफसर इर्तिज़ा हारून ने अपना बूट रख दिया और चिल्लाते हुए मेरे बेटे से कहा, अपना गैजेट मुझे दे दो क्योंकि तुम्हारा बाप एक दहशतगर्द है। और ये सब कुछ मेरे और मेरी फैमिली के सामने किया गया और ये वो वाक़या है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी। दरख्वास्त गुजार मुइज़ अहमद खान के मुताबिक 12 मई 2017 के इस गैर कानूनी छापे में मुझे और मेरी टीम के 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 दिनों तक हमें गैर कानूनी तौर पर रावलपिंडी में एक डिटेंशन सेंटर में अपनी तहवील में रखा गया। और इस दौरान हर दिन मुझ समेत मेरी टीम पर जनरल फैज़ हमीद की टीम ने जालिमाना तरीके से टॉर्चर किया। और इस टॉर्चर के दौरान जो एक चीज़ जबर के जरिए हमसे मांगी गई वो ये थी कि मैं अपनी हाउसिंग स्कीम के शेयर्स ट्रांसफ़र कर दूं। लेकिन जब जनरल फैज़ हमीद को इस हवाले से नाकामी हुई तो 5 दिन की गैर कानूनी तहवील के बाद हमें रावलपिंडी में कायम CTD के पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया और हम पर इंसदादी दहशतगर्दी की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दायर कर दिया गया। और जब मुझे CTD के हवाले किया गया था तो उस रात मेरे ससुर मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन जनरल फैज़ हमीद की टीम ने उन्हें भी अगवा कर लिया और उन्हें 45 दिन तक गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया। और जब उन्हें रिहा किया गया तो उनमें
कैंसर जैसे मर्ज की तशखीस हुई और बाद में वो इंतकाल कर गए। इसके अलावा जब CDD के केस की समाअत के दौरान मैंने और मेरी टीम ने मेडिकल सहूलियात की दरख्वास्त की तो हमें ISI के नुमाइंदों की तरफ से यह पैगाम दिया गया था कि अगर हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे तो मेरे ससुर की जान खतरे में पड़ सकती है। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त मेरे ससुर रावलपिंडी में उनकी तहवील में थे। और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस गैर कानूनी तहवील के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान ने भी मेरे ख़ानदान से 12 मई के गैर कानूनी छापे की तफसीलात जानने के लिए मुलाकातें की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद और उसकी टीम ने मुझे मजीद बेबुनियाद केसेस में फंसाने की कोशिश की। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में मुझे फंसाने की कोशिश की गई, मगर हर इदारे ने मुझे बेकसूर करार दिया और इस सब की वजह से मेरे ख़ानदान ने ज़हनी तौर पर बहुत नुकसान उठाया। मेरी अहलिया ज़हनी सदमों की वजह से मुख्तलिफ आर्ज़ों में मुब्तला हो गई और इन वाक़यात की वजह से मेरे ससुर की जान चली गई। और जब जनरल फैज़ हमीद अपने मकासद में नाकाम हो गए तो उन्होंने वसीम ताबिश नामी शख्स के ज़रिए इन वाक़यात से ख़ुद को अलहदा करने की कोशिश की। और इस सिलसिले में वसीम ताबिश ने मेरी जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद से मुलाकात तय करवाई थी और ये मुलाकात चकवाल के एक मुकामी चाय के होटल पर करवाई गई थी। और जब मैं इस होटल में पहुंचा तो वहां जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद पहले से मौजूद थे। और इस मुलाकात के दौरान जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद मुसलसल माफिया मांगते रहे और मुझे इस बात पर कायल करने की कोशिश करते रहे कि उनके भाई जनरल फैज़ हमीद इस वाक़े में मुलविस नहीं थे और वो एक अच्छे इंसान हैं। दरख्वास्त गुजार मुईज़ अहमद खान के मुताबिक जब मुझे अदालत से बरी कर दिया गया तो उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज में खिदमत सर अंजाम देने वाले मेरे एक कज़न ब्रिगेडियर हामिद खान ने उस वक्त के ISI की DGC जनरल फैज़ हमीद से रब्ता किया और फिर जनरल फैज़ हमीद ने मेरे कज़न को पारा में अपने दफ्तर बुलाया। और इस मुलाकात के दौरान जनरल फैज़ हमीद ने मेरे कज़न को बताया कि मेरे घर पर छापे के दौरान जो चीज़ें रेंजर्स और ISI के अहलकार लेकर गए थे और जिसकी वापसी का हम मुतालबा कर रहे थे उनमें से कुछ चीज़ें तो वापस कर दी जाएंगी, लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने छापे के दौरान जब्त किया गया 400 तोला सोना और एक बड़ी रकम वापस करने से इनकार कर दिया। और जो कुछ चीज़ें हमें वापस की गई वो इस शर्त पर की गई कि बदले में हम ISI के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, ब्रिगेडियर नईम फ़खर और ISI प्रोजेक्ट्स के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर गफ्फार ने अपने दफातर के जरिए ज़बरदस्ती मुझसे 4 करोड़ रुपए की रकम कैश में हासिल की, जिसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। और साथ ही कुछ महीने तक एक TV नेटवर्क को स्पॉन्सर करने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया, जिसकी अदायगी के सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। और इसके बाद मेरे घर और दफातर पर छापे के दौरान जो 4 टोयोटा रिबो गाड़ियां जनरल फैज़ हमीद की टीम अपने साथ ले गई थी उन्हें खुद ब्रिगेडियर नईम फ़खर वापस देने आए। और इन तमाम चीज़ों से यह साबित होता है कि इस गैर कानूनी छापे के मंसूबे के पीछे जनरल फैज़ हमीद के लोग थे, जिसमें ब्रिगेडियर नईम फ़खर, ISI के अफसर इर्तिज़ा हारून, जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद, उनके पार्टनर वसीम ताबिश, जाहिद महमूद मलिक और मोहम्मद मुनीर शामिल थे, जो गैर कानूनी तौर पर ब्रिटिश हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। ये वो संगीन इल्ज़ामात हैं जो जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम पर आयद किए गए थे। और जब मई 2017 में यह वाक़या हुआ तो हमने 19 मई 2017 के प्रोग्राम में तफसीलात बताई थी। आज से एक हफ्ता पहले 12 मई की सुबह वफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स ने एक कार्रवाई की जिसमें निजी हाउसिंग स्कीम पर छापा मारा गया, लेकिन इस कार्रवाई के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। ना तो जिला इंतजामिया से इजाज़त ली गई और ना ही पुलिस को साथ लिया गया। रेंजर्स की इस कार्रवाई पर वजारत दाखिला ने आज वजाहत तलब कर ली है। वजारत दाखिला की जानिब से DG रेंजर्स पंजाब को भेजे गए मुरासले में कहा गया है कि अगर रेंजर्स ने इस छापे की वजह ना बताई तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। वजारत दाखिला के मुरासले में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि रेंजर्स को पुलिस के बगैर छापा मारने का इख्तियार नहीं। कानून के मुताबिक किसी भी छापे के लिए रेंजर्स को जिला इंतजामिया से मंजूरी लेना जरूरी है। वजारत दाखिला के मुताबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार की मंजूरी से DG रेंजर्स पंजाब को 15 और 17 मई को भी मुरासले भेजे गए, मगर जवाब ना आया। वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि अगर पीर 22 मई तक जवाब ना आया तो मुफाद आमा में रेंजर्स को वापस भेज देंगे। इजाज़, क्या वजह हुई कि चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला नाराज हैं इस पूरे वाक़े पर? क्या बात हुई? हमें जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक कुछ हल्के इस हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया से कोई पैसे भी हथियाना चाहते थे और उनमें एक खुफिया अदारे के कुछ एहलकारों का, कुछ अफसरों का नाम भी शामिल है। उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया था, मगर फैज़ हमीद की ताकत और इख्तियार बढ़ता चला गया और इस वाक़े पर उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। फैज़ हमीद जो उस वक्त ISI में DGC थे, उन्हें बाद में मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बनाकर तरक्की दे दी गई, फिर वो DG ISI बन गए, मजीद ताकतवर होते चले गए, उनका रसूख बढ़ता चला गया और वो ऐसी शख्सियत बन गए जिसके खिलाफ शिकायत करना तो दूर की बात थी, बल्कि उनका नाम लेना भी मुश्किलात खड़ी कर सकता था। मगर जब वो रिटायर हो गए तो इसके बाद हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मुईज़ अहमद खान
मुलजिमान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया और पटिशन में जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम पर संगीन इल्जामात लगाए, जो अभी हमने आपके सामने रखे हैं। फिर 14 नवंबर 2023 को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने इस केस में अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और वादे किया कि अगर मुतासरा फरीक मुइज़ अहमद, जनरल फैज़ हमीद समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ वजारत दिफा से कोई भी शिकायत करते हैं तो उस शिकायत से कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। इस फैसले के बाद हमारे प्रोग्राम में 14 नवंबर 2023 को कमर मुइज़ के वकील हफीजुर रहमान ने बताया कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ हमारे पास शवाहिद तमाम मौजूद हैं और वो हम वजारत दिफा के सामने रखेंगे। आपने हमें आज राब्ता करने पर बताया कि फैसला किया है कि वजारत दिफा में शिकायत की जाएगी, क्या दीगर फोरम्स पे भी जाया जाएगा? और जब आप पहले नहीं गए तो अब आपको क्यों उम्मीद है कि वजारत दिफा में शिकायत करेंगे तो आपकी सुनवाई होगी? जी शायद, जैसे कि आपने वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा है, उसके अंदर बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन है और अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग दी है कि अगर हमारे पास ये एप्लीकेशन आती है तो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड किया जाएगा। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और जो भी इदारे हैं उधर से हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। तो इसलिए हम उधर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। इससे पहले ना फाइल करने की वजह से ये थी कि उसके अगेंस्ट मुख्तलिफ केसेस अभी तक चल रहे थे, कभी किसी अदालत में, कभी FIA में, कभी नैब में, कभी किसी जगह। तो बड़ी मुश्किल से अब सब केसेस में फारिग हुए हैं, सब केसेस क्लियर हुए हैं और बाइज्जत बरी हुए हैं। तो अब हमने ये प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट की है। अच्छा, मगर ज़ाहिर उम्मीद की और कोई वजह भी होगी कि आपको लग रहा है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सुनवाई भी हो जाएगी और कार्रवाई भी हो जाएगी, या हालात वाक़यात आपको ऐसे लगते हैं कि जिसकी वजह से आपको इसकी उम्मीद है? जी नहीं, हमारे पास एविडेंस मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन, एक वाज़ेह डायरेक्शन दे दी है और अटॉर्नी जनरल ने कंसीड किया है कि जी अगर हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ इसको प्रोसीड करेंगे, चाहे वो जितने भी पावरफुल हों, जो भी लोग हों, तो वो कार्रवाई करेंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। जब आप कहते हैं कि सबूत मौजूद हैं, क्या जो फुटेज भी आप कहते हैं कि वो भी मौजूद है, सामान लूटने की भी, आपस में तकसीम करने की भी, फिर उनके बेटे के साथ जो वाक़या हुआ, क्या ये सारे फुटेजेस मौजूद हैं, ये वीडियो सबूत मौजूद है? सारे उनके घर में कैमरे थे, हर चीज की रिकॉर्डिंग हुई हुई है और उसकी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। और आप ये वजारत दिफा में को देने को तैयार हैं या फिर देंगे जब आप वहाँ पे जाके शिकायत करेंगे? बिल्कुल, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी USP में सारी एविडेंस लगाई थी और वहाँ भी हम सारी एविडेंस देंगे। इस नतीजे पर आपके क्लाइंट कैसे पहुंचे कि जनरल फैज़ हमीद ही इस सब के पीछे हैं? जी, उसकी सारी एविडेंस है हमारे पास और वो जिस वक्त वो बुलाया जाएगा कमर मुइज़ को तो वो अपने तमाम एविडेंस जो उसके पास है वो पेश करेंगे जी उसके लिए। मतलब आपको अंदाजा है कि वजारत दिफा का मतलब है कि आप पाक फौज से या आर्मी चीफ से मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले को देखा जाए और उसकी तहकीकात की जाए? जाहिर है, अल्टीमेटली तो आर्मी चीफ ही उसके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और उन्होंने इसको डिसाइड करना है कि क्या एक्शन लिया जाए और क्या ना लिया जाए। जिसके बाद रवा साल अप्रैल में खबर सामने आई कि फौज ने साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है और निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरख्वास्त पर एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है जिसकी सरबराही मेजर जनरल ओहदे के अफसर करेंगे। और फिर अगले दिन हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मामले की शफाफ इंक्वायरी होगी और कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। शहबाज, ज़ाहिर वज़ीर दिफा हैं, कमर मुइज़ हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक। 2017 में उनके साथ जो हुआ वो हमने उस वक्त भी कवर किया, कल भी तफसीलात बताई। अब पाक फौज ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, अदालत में गए थे वो, मगर अदालत ने कहा कि आप वजारत दिफा से करें, फिर उन्होंने वजारत दिफा से की। अब अगर ये कमेटी बनाई गई तो उम्मीद की जाए कि कोई कम अज़ कम कोई ट्रांसपेरेंट हो पाएगी इंक्वायरी, या ये भी क्लीन चिट देने के लिए कमेटी बनाई गई है जनरल फैज़ हमीद को? इंशाल्लाह ये ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। अगर क्लीन चिट देनी होती तो ये इंक्वायरी स्टार्ट ही ना होती, लेकिन अब एक सर्विंग मेजर जनरल जो है वो सारी इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहा है, तो मुझे 100% यकीन है कि इसका एक इक्विटेबल रिपोर्ट जो है इसके मुताल्लिक सामने जरूर आएगी। इदारा अगर चाहे तो जनरल फैज़ हमीद पर जो दीगर इल्जामात है उसमें से बहुत सारे तो कबूल कर चुके हैं खुद जनरल बाजवा कि ये किया, फिर किस तरह जैसे साकिब निसार को मैनेज किया सब, तो इदारा चाहे तो उनकी तहकीकात खुद भी कर सकता है, वो क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती हैं क्योंकि उनकी सारी कन्फेशंस मौजूद हैं। और आज इस इंक्वायरी के नतीजे में जनरल फैज़ हमीद को फौज ने अपनी तहवील में लेते हुए उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी है। और ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ न सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी के केस में एक्शन शुरू कर दिया गया है, बल्कि उनके खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ भी साबित हो गई हैं। आखिर रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ हमीद ऐसी क्या खिलाफ वर्जियाँ करते रहे,